Hello everyone, welcome back to the platform of JK Civil Services. I hope you all are doing well. So this is going to be the video for current affairs of June 2024 month. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए जो जून 2024 है इसके टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर लेके आई हूँ. सो जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है स्पेशली जो JKPSC का प्रीलिम्स होने जा रहा है नवंबर में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. आप एंड तक देखिए एंड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं एज पर द पैटर्न ऑफ JKPSC एग्जाम वो यहाँ पे इंक्लूडेड है. इवन फॉर द एग्जाम्स ऑफ JKSSB वैसे एग्जाम्स के लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है आप एंड तक देखिए. यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डेफिनेटली. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फॉर टुडे जो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है दैट इज रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चड द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1. क्या बताना है हमें कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है. कौन से सैटेलाइट को? मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है, जिसका नाम है पाकसैट MM1. तो हमारा जो आंसर है दैट इज पाकिस्तान. नाउ सी, अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हाउ यू कैन अराइव एट द आंसर विदाउट एक्चुअली नोइंग द आंसर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नाम से हमें पता चल जाता है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड होना चाहिए या करंट अफेयर किस चीज़ की बात कर रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट गेसिंग का भी यूज़ करेंगे, अपने दिमाग का यूज़ करेंगे. यहाँ पे देखिए पाकसैट, पाक इज रिलेटेड टू पाकिस्तान. ठीक है, इट इज़ व्हेन यू हैव नो नॉलेज ऑफ द थिंग्स आस्कर. ठीक है, जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चीज़ पूछी जा रही है, जब आपने चीज़ पढ़ नहीं रखी हो, अगर आपको पता है, अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की तो वेल एंड गुड. ठीक है, अगर नहीं पता है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि पूछा क्या जा रहा है, तो बेटर है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आए. ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिए. अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको अपना गट बता रहा है कि दिस पाक इज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड सैट वी नो इट्स अबाउट अ सैटेलाइट. ठीक है, तो इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू पाकिस्तान, तो यू हैव टू मार्क इट राइट. ठीक है, तो अब वी नो हियर कि इट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, तो अभी हमें ये करने की जरूरत नहीं है. इन अदर क्वेश्चंस आई एम सीइंग. ठीक है, ओके, तो चलिए कंटेक्स्ट समझते हैं थोड़ा क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कंटेक्स्ट में देखते हैं. पाकिस्तान लॉन्चड द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1. कहाँ से? फ्रॉम चाइना ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर. जो चाइना का ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से इन्होंने अपने मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर लिया है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, या पाकसैट MM1 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री. ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया? इट वॉज लॉन्च फ्रॉम चाइना ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर. तो ये जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये पाकिस्तान के नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 के अंडर इसको किया गया है, उसी का ये पार्ट है. ठीक है, अब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया क्यों? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वर द एम्स? इट वाज टू एनहांस इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी ब्रॉडकास्ट, सेलुलर फोन्स, ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस इन पाकिस्तान. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नेंस? ठीक है, देखिए ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है, या ई गवर्नेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि कॉमर्स बिजनेस जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया. या फिर जो भी गवर्नेंस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जाती है, जैसे कोई ऐप लॉन्च कर ली, कोई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च कर ली जो कि डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी दे सकती है, डायरेक्ट टू योर मोबाइल फोन, जहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं. गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं, जो भी सर्विस डिलीवरीज होती है, वो डायरेक्ट आपको अपने फ़ोन से मिल सकती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस टू एनहेंस ई-गवर्नेंस एंड टू एनहेंस ई-कॉमर्स एज वेल. ठीक है, तो रिसेंटली और पाकिस्तान ने क्या लॉन्च किया है? एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नेम है iCube कमर विद चाइनाज चैंग-A6 लूनर मिशन. जो चाइना का चैंग-A6 लूनर मिशन है उसके साथ इन्होंने अपना iCube कमर भी यहाँ पे लॉन्च कर लिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं. Next current affair is recently which ministry launched implementation manual of tobacco-free educational institutions on World No Tobacco Day 2024. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 पे कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे जो मैनुअल है इसको लॉन्च किया है. क्या नाम है इस मैनुअल का? इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑफ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए एक मैनुअल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है. ठीक है, मैनुअल ऑफ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. किसने लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन.
The Department of School Education and Literacy, which is under Ministry of Education only, it has launched, कौन सी रिपोर्ट लॉन्च किया, कौन सा मैनुअल लॉन्च किया, इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑफ टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इन कोलैबोरेशन विद सीड्स, किसके साथ कोलैबोरेट करके, सीड्स के साथ, ठीक है। तो सीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पार्टनरशिप है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सीड्स है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड, ग्रीन इकोनॉमी के रिलेटेड वर्क्स को देखती है, तो इसी के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस मैनुअल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है, इट इज़ अलाइंड विद दैट ओनली। जो थीम है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना और टोबैको इंडस्ट्री के इंटरफेरेंस से। जो मैनुअल है, इट एम्स टू हेल्प स्कूल्स इंप्लीमेंट दीज गाइडलाइंस। इस मैनुअल से जो स्कूल्स हैं वो इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे इशू कर ली है, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस आई थी वो आई थी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन अब उसके लिए एक मैनुअल लॉन्च किया गया फॉर स्कूल्स। वो किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, सो दैट स्कूल्स को हेल्प हो सके इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So next up is, which organization has recently commercialized herbicide tolerant basmati rice varieties? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो herbicide tolerant basmati rice varieties है इनको यहाँ पे कमर्शलाइज कर लिया है, ठीक है। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटीज होती कौन से, या हर्बिसाइड टॉलरेंट जो भी किसी भी चीज़ की वैरायटी है, होता क्या है एक्चुअली, हर्बिसाइड टॉलरेंस। हर्बिसाइड टॉलरेंस होता है, हर्बिसाइड पहले क्या होता है, हर्बिसाइड यानी कि वो चीज़ जो किसी हर्ब को किल करे, ठीक है। वो कोई केमिकल, वो कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, किसी प्लांट को किल करे, किसी हर्ब को किल करे, ठीक है। बिकॉज उसका कोई इंटेंडेड यूज वहाँ पे नहीं होता है, उसका डिसएडवांटेज ही वहाँ पे देखा जाता है, इसलिए उसको हमें किल करने की जरूरत पड़ती है। जैसे वीड्स होते हैं, ठीक है, किसी भी क्रॉप में हमारे वीड्स लग जाते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उन अनवांटेड प्लांट्स की वजह से वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जिससे हमारा यील्ड कम हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं वीड्स को मारने के लिए वी स्प्रे हर्बिसाइड्स, राइट। बट वो जो हर्बिसाइड होता है ना, कभी कभार सिलेक्टिव नहीं होता, और जो हमारी इंटेंडेड क्रॉप वैरायटी होती है उसका इफेक्ट उस पर भी आ जाता है, ठीक है, और हमारी क्रॉप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो उसके लिए यहाँ पे हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वैरायटीज को क्या किया गया है, कमर्शलाइज किया गया है। अब हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटीज जो होगी, अगर इन पे स्प्रे पड़ेगा भी, अगर इन पे केमिकल छिड़का भी जाएगा, तो वो ये उसके लिए टॉलरेंट है। इनका उस पे कोई भी इन पे यानी कि हर्बिसाइड का कोई भी बैड इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर टॉलरेंट टू द हर्बिसाइड, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कमर्शलाइज की है, वो की है आईकर ने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली, ठीक है। तो कंटेक्स्ट समझते हैं। आईकर हैज कमर्शलाइज्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती राइस वेराइटीज फॉर वीड कंट्रोल के लिए इन्होंने यहाँ पे इनको कमर्शलाइज कर लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ है जो डायरेक्ट सीडेड राइस होता है, इट ऑफर्स एफिशिएंट सस्टेनेबल कल्टीवेशन रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग। क्या होता है डायरेक्ट सीडेड राइस और क्या होता है ट्रांसप्लांटेड राइस? देखिए, राइस को हम दो तरीकों से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट सीडिंग, राइट, दूसरा होता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग इज द मेथड विच यू यूजुअली सी, नर्सरी बनाई जाती है, राइट। एक नर्सरी बनाई जाती है पहले प्लांट्स पे, जहाँ पे प्लांट्स बहुत सीड्स हम वहाँ पे ग्रो करते हैं और वहाँ पे सीडलिंग्स बन जाती है जो कि बिल्कुल पास पास होती है। फिर उन सीडलिंग्स को उठा के आफ्टर 40 to 45 डेज हम उनको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर विद अ ग्रेटर स्पेसिंग, यानी कि उनके बीच की जो प्लांट्स की स्पेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नर्सरी में उनके बीच की स्पेसिंग बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज द ट्रांसप्लांटेड राइस। ना डायरेक्ट सीडेड राइस है जहाँ पे एक बार ही हमने सीड को सो कर दिया, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन नाउ, ठीक है। थोड़ा सा मेथडोलॉजी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम और क्या नहीं करते, और ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सीडेड राइस जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि इट ऑफर्स इज एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल कल्टीवेशन, यानी कि ये खुद का जो अपना माइक्रो एनवायरनमेंट है उसको खुद से मैनेज करता है, यानी कि इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो सस्टेनेबल होती है। एंड ये क्या करता है, रिप्लेस करता है इस ट्रांसप्लांटिंग मेथड को, जो विच वी नो, राइट। तो अभी जो आईकर की नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती
बासमती राइस है, इट विल अलो डायरेक्ट हर्बिसाइड एप्लीकेशन। वी नो दैट कि हम डायरेक्टली अब हर्बिसाइड अप्लाई कर सकेंगे, तो इससे बासमती राइस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। बट रिसर्च क्या बताता है कि अगर हम DSR कर रहे हैं, यानी कि अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस कर रहे हैं और फिर उसमें हम हैंड वीडिंग कर रहे हैं, हैंड से उसके मैन्युअली हम क्या करें, वीड्स रिमूव कर रहे हैं, तो उससे हमारा यील्ड बढ़ जाएगा रादर देन अगर हम हर्बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट सीडिंग का थोड़ा सा कंटेक्स्ट था। ये कह रहा है कि रिसर्च बताती है कि अगर हम रादर देन यूजिंग हर्बिसाइड्स, अगर हम केमिकल्स का यूज ना करके डायरेक्टली डायरेक्ट सीडेड वाला जो राइस है उसको ग्रो करें, डायरेक्ट सीडिंग करें, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे अगर मैनुअली हैंड वीडिंग करेंगे उससे हमारा जो यील्ड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा सस्टेनेबल होती है रादर देन हम कोई आर्टिफिशियली कोई केमिकल यूज़ करें तो उसके अदर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। दैट्स वाई डायरेक्ट सीडिंग में जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है, अगर हम उसमें मैनुअली हैंड वीडिंग कर रहे हैं तो दैट्स सस्टेनेबल ओनली, है ना, तो वो उसके एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Under the vulture reintroduction program by the Bombay Natural History Society, how many vultures were soft released into Tadoba and Pench Tiger Reserves in Maharashtra? Vulture reintroduction program किया जा रहा है by the BNHS, तो हमें बताना है कितने vultures को यहाँ पे soft release किया गया, कहाँ पे, तादोबा में और पेंच टाइगर रिजर्व्स में इन महाराष्ट्र। तो आंसर जो है दैट इज 20। ना वाई दिस वल्चर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इनकी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हुई, वो हम कंटेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। ओके, द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी री इंट्रोड्यूस 20 वल्चर्स, ठीक है। 20 वल्चर्स को री इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, महाराष्ट्र, तादोबा एंड पेंच टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। ये जो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे वाइट रम्प्ड जो वल्चर होगा, सिलेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स को और रिलीज किया जाएगा महाराष्ट्र में, MP में और राजस्थान में, ठीक है। ये जो वल्चर्स हैं, इट्स वन ऑफ द 22 स्पीशीज ऑफ लार्ज स्कैवेंजर बर्ड्स। जो लार्ज स्कैवेंजर बर्ड्स की 22 स्पीशीज है उनमें से एक है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेडोमिनेटली पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में। अब इन वल्चर्स का काम क्या है, व्हाई डू वी नीड वल्चर्स एट ऑल, ठीक है, हमें चाहिए ही क्यों, है ना। तो ये जो वल्चर्स हैं दे एक्ट एज नेचर्स गार्बेज कलेक्टर्स, यानी कि जो भी कॉर्पसेस होते हैं वहाँ पे टाइगर रिजर्व्स में या कहीं पे भी जो भी वेस्ट होता है उसको ये नेचुरली क्लीन करते हैं, उसको खाकर ये नेचुरल क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी साफ रहता है ना। तो दीज आर नेचर्स गार्बेज कलेक्टर्स, दैट इज इनकी एक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, राइट। तो इंडिया जो है, इंडिया में टोटल 9 स्पीशीज वल्चर की पाई जाती है, नेमली ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड-हेडेड, इजिप्टियन, बियर्डेड, सिनेरियस एंड द यूरेशियन ग्रिफॉन, ठीक है। अब ये चीज़ खत्म क्यों हो रही थी, वल्चर जो है इनका यहाँ पे इतना ज़्यादा डिक्रीज हमें क्यों देखने को मिला, कितना मिला वो हम आगे वाले पेज पे देखेंगे। तो अभी इनका जो डिक्रीज है, इनका जो पॉपुलेशन में इतना डिक्लाइन है क्यों देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ड्रग्स लाइक डिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफिन एंड एसिलोफेनाक इन लेट 20th सेंचुरी में। इन ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, कैटल में कुछ बीमारी हो गई थी उसको ट्रीट करने के लिए इसका वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ था। तो उसकी वजह से जो फिर कैटल मर रहे थे उनकी बॉडी में ऑलरेडी ये केमिकल्स प्रेजेंट होते थे, और फिर जब वल्चर्स उनको कंज्यूम करते थे तो उसकी वजह से इनकी क्या हुई, पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, ठीक है। सो जो पॉपुलेशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी घटी है, 53% ड्रॉप इन इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन सिंस 2003, ठीक है। 2003 से 53% डिक्लाइन देखा गया है। 2003 में 40,387 वल्चर्स पाए जाते थे एंड 2015 में सिर्फ 18,645 रह गए हैं, ठीक है। और जो फेटल 4 जिनको बोलते हैं, जो 4 मेन ड्रग्स थी जिनकी वजह से इनकी डेथ्स यहाँ पे हुई, दैट इज डिक्लोफेनाक, एसेक्लोफेनाक, निमोसिलाइड एंड कीटोप्रोफेन, ठीक है। इसको बैन भी किया गया था डिक्लोफेनाक को वेटरनरी यूज़ के लिए, यानी कि कैटल वगैरह के में यूज़ करने के लिए इसको बैन किया गया था 2006 में। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है। और एसिक्लोफेनाक जो है ये डिक्लोफेनाक में कन्वर्ट हो जाता है जब ये कैटल में एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि कैटल में जब इनको ये ड्रग दिया जाता है एसिक्लोफेनाक का, तो विद इन फ्यू आवर्स ये डिक्लोफेनाक में चेंज हो जाता है। सो अगेन दैट इज़ नॉट सूटेबल टू वल्चर्स, ठीक है। जब वो कैटल मारते हैं उन पे ये वल्चर्स फीड करते हैं तो उनके लिए वो डेडली हो जाता है फिर, ठीक है। सो इनका मेजर हैबिटेशन लॉस भी हो, ये तो ये फेटल 4 है, ये जो 4 ड्रग्स हैं यहाँ पे, इनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन कर गई और इनका हैबिटेशन लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में, रायगढ़ महाराष्ट्र में, जैसलमेर, कामरूप, अपने अपने रीजन्स की वजह से वहाँ पे इनका जो हैबिटेशन लॉस भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं।
Which organization recently released the report titled State and Trends of Carbon Pricing 2024? ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ये रिपोर्ट को रिलीज किया है, नेमली स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब कार्बन प्राइसिंग होती क्या है? कार्बन प्राइसिंग का मतलब कोई कंट्री होती है, उसके कुछ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं, ठीक है, उन इमिशंस का एक एक्सटर्नल कॉस्ट जनरेट किया जाता है। अब एक एक्सटर्नल कॉस्ट होता क्या है, यानी कि जो भी जितना भी ग्रीन हाउस गैस वो रिलीज कर रहे हैं उसके क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से, क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उन ग्रीन हाउस गैस के रिलीज की वजह से, उससे लोगों की हेल्थ पे, ठीक है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से हेल्थ केयर में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है, हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन सारे इम्पैक्ट्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कॉस्ट उसकी जनरेट की जाती है, उसकी एक प्राइसिंग लगाई जाती है। सो दैट इज कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इस रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया है। इट हाईलाइट्स की जो कार्बन प्राइसिंग के थ्रू रेवेन्यूज आते हैं, इट हैज सरपास्ड $100 बिलियन इन 2023 और करंटली 75 ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स अभी प्रेजेंट है, जो कि कितना कवर करते हैं, 24% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। जो ब्राजील, इंडिया और टर्की हैं, इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना जो कार्बन प्राइसिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसको बढ़ाया है, वाइल चाइना एंड इंडिया लीड इन कार्बन क्रेडिट इशुएंसेस। ठीक है, और चाइना और इंडिया लीड कर रहे हैं। तो कार्बन प्राइसिंग जो है इसमें क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस को एक कॉस्ट अटैच की जाती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जितना भी हो रहा है उसमें कॉस्ट अटैच की जाती है, प्राइमरली थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्राइसिंग मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। Recently, where was the 64th International Sugar Organization Council meeting organizer? जो 64th International Sugar Organization Council है, recently कहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया? So the answer is न्यू दिल्ली, इंडिया। ठीक है, होस्टेड बाय इंडिया विच इज़ द करंट चेयरमैन। ठीक है, तो इसमें ओवर 30 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस किया और जो भी बायोफ्यूल इश्यूज इसके रिलेटेड हैं उनको यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, और इंडिया जो अभी इस साल का ये था, इसका चेयरमैन था इन लास्ट ईयर्स मीटिंग इन लंदन में इसको लास्ट ईयर इलेक्ट किया गया था एज अ चेयरमैन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ईयर, हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें क्रॉप्स का टॉपिक होता है, राइट। तो हमसे पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन से नंबर पे है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, बट कंजप्शन में वी आर एट द टॉप, वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर ग्लोबली, कंट्रीब्यूटिंग टू 20% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी प्रोडक्शन है उसका 20% हिस्सा हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होकर जाता है, एंड 15% टू कंजप्शन, और वर्ल्ड जितना भी शुगर कंज्यूम करती है उसमें से 15% कंजप्शन इज अलोन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ओके। सलीहंडम बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है रिसेंटली न्यूज में थी, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। सो इस जगह को क्या किया जा रहा है, रेस्टोर किया जा रहा है, यहाँ की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको यहाँ पे रेस्टोर किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये कैसे इंपॉर्टेंट बन रहा है, डायरेक्ट जो बुद्धिस्ट साइट्स है हमारे सिलेबस में होती है और इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमारे लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, इन लोकेशंस को याद रखना है कि कौन सी स्टेट में है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए सलीहंडम जो भी बुद्धिस्ट ये है, बुद्धिस्ट साइट है, बताइए कहाँ पे है, इट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी यहाँ पे बहुत सारी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट्स है, जैसे दंतापुरी, सलीहंडम, नियोलिथिक एरा के केव्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स है। श्रीकाकुलम जो है ये पार्ट था कलिंगा डायनास्टी का। ठीक है, एंड लेटर इसमें रूल किया किसने, गजपति किंगडम ने, ईस्टर्न चालुक्याज ने, ककटियाज ने एंड विजयनगरा एम्पायर्स ने। सो एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो की साइट्स हैं दे आर, या इंपॉर्टेंट साइट्स कह सकते हैं, दे आर श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल इन अरासावली एंड श्री मुखलिंगम टेम्पल बाय द वंशधारा रिवर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि श्री सूर्य नारायण स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, या श्री मुखलिंगम टेम्पल जो है कौन से रिवर पे है, इट्स ऑन वंशधारा रिवर। तो ऐसी जो लिंकेजेस हैं दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। रातले पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये जो पावर प्रोजेक्ट है हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर के कौन से रिवर पे सिचुएटेड। तो आंसर इज चिनाब। ठीक है, यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट देन गो एंड स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो इसको जाके आप पढ़ लीजिए अपने एंड पे।
तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे इंडस, चिनाब, झेलम, दीज आर विद पाकिस्तान, है ना। और जो रवि, बियास, सतलुज है, इनका जाता है इंडिया को वाटर, ठीक है। और वी कैन से कि दीज बिलोंग टू इंडिया, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, जो भी पाकिस्तान के पास रिवर्स हैं, इन पे हम क्या बना सकते हैं, हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इंडिया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकता है, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जो भी वहाँ पे फ्लोइंग वाटर होता है, जो वाटर फ्लो कर रहा होता है, हम वहाँ पे उसका जो भी हाइड्रो वाटर पोटेंशियल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको हार्नेस कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हम वहाँ पे कोई डैम्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। हम वाटर का फ्लो रोक नहीं सकते, बेसिकली अगर बोले तो वाटर का फ्लो हम रोक कर वहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, बट विदाउट स्टॉपिंग द वाटर, विदाउट स्टैग्नेटिंग इट, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस फ्लोइंग वाटर से हम हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट सिंस फ्यू ईयर्स जो पाकिस्तान है उसको कुछ इशू हो रहे हैं, तो उसी रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए न्यूज़ में था कि एक 5 मेंबर पाकिस्तान डेलीगेशन और वर्ल्ड बैंक के कुछ एक्सपर्ट जो हैं, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ही हमारी इसमें हेल्प करी थी इसको साइन करवाने में तब। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अब आप जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आज क्या है न्यूज़ में कि 5 मेंबर पाकिस्तान डेलीगेशन और वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट्स जो है वो गए थे इस प्रोजेक्ट पे, उन्होंने इसका टूर किया, ठीक है, जो कि एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किस पे, चिनाब रिवर पे, इन जे&के। 2006 से पाकिस्तान कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को सीक किया जा रहा है, जो कि इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि हम पे कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं और वी आर रिजेक्टिंग दोस्त, ठीक है। तो इसके इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर आर्बिट्रेट करने के बहुत सारे 3 तरीके होते हैं, एक ग्रेडेड मैकेनिज्म होता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, ठीक है, लाइक देयर आर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से यहाँ पे आर्बिट्रेट किया जा सकता है, लेकिन जो भी एलिगेशन है इंडिया इज रिजेक्टिंग दोज एलिगेशंस, एंड अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज़ द राइट्स कि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए जे&के में, और बट जो पंजाब से जो भी रिवर जा रहे हैं, जैसे रवि, बियास, सतलुज, उस पर वो हमारी फुल राइट्स हैं, ठीक है। तो आप जाके अपने एंड पे इंडस वाटर ट्रीटी को अच्छे से पढ़ लेंगे। Now, which day is observed as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking every year? ठीक है, तो कौन से डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग? आंसर इज 26 जून। तो एवरी जून 26 इंटरनेशनल डे दिस इज सेलिब्रेटेड अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, सो दैट अवेयरनेस रेज की जा सके, है ना। 2024 का थीम क्या था कि एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड बाय, इस डे को एस्टैब्लिश किया UNGA कब, December 7, 1987 में, एंड इट हाईलाइट्स कि ग्लोबली कितने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ड्रग अब्यूज, ट्रैफिकिंग को क्या करने के लिए, कम्बैट करने के लिए, राइट। और इसके जितने भी हेल्थ रिस्क होते हैं ड्रग यूजेज के, उनको एक्नॉलेज किया जा सकता है, और अवेयरनेस यहाँ पे फैलाई जाती है यूथ में, ताकि उनको पता चल सके कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड दी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 को यहाँ पे रिलीज किया? तो आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है, UNODC। नेक्स्ट, UNODC जो है इट रिलीज इट्स एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जून 26 को, सो दैट टू एमिंग टू कम्बैट ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग ग्लोबली। इसने क्या हाईलाइट किया, क्या चीज़ें पता चली हम इस रिपोर्ट से कि जो वर्ल्ड वाइड है बहुत ज़्यादा ड्रग यूजेज जो है बढ़ रहा है, और वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड वाइड 292 मिलियन यूजर्स पाए जा रहे हैं बाय 2022, और कैनबिस का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद ओपियोइड्स का और बाकी ड्रग्स का। सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट जो अब्यूज ड्रग है दैट इज कैनाबिस, ठीक है। और रीजन्स हैं जैसे ट्रिपल फ्रंटियर है, गोल्डन ट्रायंगल है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी ड्रग यूजेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आगे मैप में देखेंगे भी हम कहाँ पे एरियाज पाए जाते हैं। तो लीगलाइजेशन एफर्ट्स जो चल रहे हैं कनाडा में, यूरुग्वाई में, पार्ट्स ऑफ US में, दैट आर नोटेड कि यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है किसको, ड्रग यूजेज को, यानी कि अगर वहाँ पे कोई पर्सन ड्रग का यूज़ कर रहा है तो
उसकी उस एक्टिविटी को एज अ क्राइम कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अलॉन्ग साइड जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं उसको दे आर ऑल्सो नोटेड। नाउ सी ट्रिपल फ्रंटियर जो भी प्लेस न्यूज़ में है इंपॉर्टेंट बन रही है कि ट्रिपल फ्रंटियर डायरेक्ट टर्म पूछी जा सकती है। ट्रिपल फ्रंटियर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए ट्रिपल फ्रंटियर जो भी साउथ अमेरिका में हमारी ये कंट्रीज है, ब्राज़ील है, पैराग्वाय है और अर्जेंटीना है, इनका बॉर्डर तीनों का जहाँ पे आकर मिल रहा है। सो दिस इज द प्लेस रेड कलर से यहाँ पे शो हुआ है, दिस इज ट्रिपल फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी गई है ड्यू टू ड्रग अब्यूज। नेक्स्ट इज गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। यहाँ पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। दिस इज द गोल्डन ट्रायंगल। एक और टर्म है रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज, दैट इज गोल्डन क्रीसेंट। आप जाके पढ़ेंगे कि गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। ओके। Recently, which country became the first in the world to start offering preemptive bird flu vaccinations to certain workers exposed to animals? Recently, इस कंट्री ने क्या किया, ये पहली ऐसी कंट्री बनी वर्ल्ड में जो बर्ड फ्लू होने से पहले प्रीएम्प्टिव यानी कि प्रिवेंटिव यहाँ पे एक्शन ली जा रही है सो दैट बर्ड फ्लू हो ही ना। इनको प्रीएम्प्टिव बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं वर्कर्स को जो कि एनिमल से एक्सपोज हैं। तो आंसर इज फिनलैंड, ठीक है। जो फिनलैंड है ये पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने ऑफर किया प्रीएम्प्टिव बर्ड फ्लू वैक्सीनेशन कुछ वर्कर्स को जो एक्सपोज होते हैं टू एनिमल्स। अब वैक्सीन का काम क्या है, यहाँ पे उन वर्कर्स को टारगेट करना जो पोल्ट्री फार्म्स वगैरह पे काम करते हैं या लैब में जो टेक्नीशियंस होते हैं या जो कैटल के साथ रिलेटेड होते हैं, वेटरनेरियंस जिनको बोलते हैं, या जो बर्ड सेंचुरीज में काम करते हैं, राइट, जिनकी एज अबो 18 है, ठीक है। 18 एंड अबो 18 उनको ये वैक्सीन यहाँ पे दिया जाएगा। तो फिनलैंड ऐसी पहली कंट्री बनी है। So, which organization has recently issued an advisory regarding the unauthorized use of liquid nitrogen in food? ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंट एक एडवाइजरी जारी करी किस रिगार्डिंग की जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका फूड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अनऑथराइज्ड यूज़ हो रहा है यानी कि जितना ऑथराइज्ड है भी नहीं, जितना लीगल है भी नहीं, उससे ज़्यादा इलीगल यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका, ठीक है। तो आंसर इज FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने रिसेंट एक एडवाइजरी इशू की रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड बाय एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन है क्या, इट्स अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस यू नो, ऑर्डरलेस का मतलब जिसमें कोई स्मेल ना हो। ये गैस भी इन फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्रीजिंग के लिए, प्रोपेलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, फोमिंग के लिए, ठीक है। इसको एज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। अगर आप इसका रेगुलेटेड यूज़ करते हैं, अंडर रेगुलेशन इसका अंडर लिमिटेड यूज़ करते हैं तो इट कैन बी अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है ये कौन सी प्रैक्टिसेस होती है, ये वो प्रैक्टिसेस होती है, ये कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं सो दैट हमारा जो भी, अगर हम कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर हम कोई फार्मेसी का प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई मेडिसिन बना रहे हो, तो कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है सो दैट हमारे जो भी सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम चले और जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको फॉलो करके हमारा जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है दैट्स एज पर दो स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जैसे कि हम सैनिटेशन का एज पर द स्टैंडर्ड्स ध्यान रखें, हम कितना इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्वांटिटी का ध्यान रखें, क्वालिटी का ध्यान रखें, ठीक है, सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान रखें। तो दीज आर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन को भी कंसिडर किया जाता है बट व्हेन यूज्ड एज एन एडिटिव अंडर सम रेगुलेशन, ठीक है। और इसको परमिट भी किया जाता है इन डेयरी बेस्ड आइसक्रीम डिजर्ट्स, लाइक किसके लिए, कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग के लिए, कूलिंग के लिए, एज पर FSSAI रेगुलेशन ऑफ 2011, ठीक है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर इसका अंडर रेगुलेशन यूज परमिटेड है देन व्हाई दिस एडवाइजरी रिलीज, ठीक है, क्यों इस एडवाइजरी को रिलीज किया गया। देखिए recently just for recreational purposes, just for increasing that aesthetic view, उस फैंसी और चीज़ों को फैंसी बनाने के लिए, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं, डिशेस को फैंसी बनाने के लिए इसका जो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखे गए, जैसे रिसेंटली एक छोटी बच्ची 12 ईयर ओल्ड गर्ल के स्टमक में एक होल हो गया बिकॉज कंज्यूमिंग लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें था एक पान में लिक्विड नाइट्रोजन डाला गया था, तो उसकी वजह से उसके स्टमक में होल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सिचुएशंस, ऐसी कुछ इवेंट्स की वजह से क्या किया गया, यहाँ पे एक एडवाइजरी इशू की गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप विच 2 कंट्रीज रिसेंटली साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ सिग्नेटरी नेशंस टू 42। तो आंसर इज पीरो एंड स्लोवेकिया। तो अभी टोटली कितनी सिग्नेटरी नेशंस है आर्टेमिस अकॉर्ड्स में, 42, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। Peru and Slovakia became most recent countries
टू साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स ब्रिंगिंग टोटल नंबर टू 42। ठीक है, ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या होते हैं? ये नॉन बाइंडिंग रूल्स या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। ये कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जो भी सिग्नेटरी नेशन होता है उसको इन रूल्स को फॉलो करना होता है, सो दैट स्पेस में जाने के लिए, मून पे जाने के लिए जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको किसी कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो किया जाए, कुछ रूल्स का फॉलो किया जाए वहां तक जाने के लिए, या वहां पे जो भी रिसर्च करनी हो। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स का फॉलो हो ताकि एक कॉपरेशन, एक पीसफुल कॉपरेशन बनी रहे इन स्पेस एंड ऑन द मून। एंड दीज आर बेस्ड ऑन आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967। इट इज दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन दैट ट्रीटी ओनली। और इसका इंटेंशन क्या है? टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन को गाइड करना, जस्ट कि हमें बताना कि कैसे एक पीसफुल तरीके से जो सबके लिए सही हो, जो सस्टेनेबल हो, कैसे हाउ वी कैन एक्सप्लोर द स्पेस, राइट। ये जो अकॉर्ड्स हैं दे रीइंफोर्स द कमिटमेंट ऑफ सिग्नेटरी नेशंस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। जो चीज़ें जो सही होंगी, जो क्या होगी, जो सस्टेनेबल होगी, एंड नॉर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दैट यू विल बिहेव रेस्पॉन्सिबली, है ना। तो दिस वॉज अबाउट आर्टेमिस अकॉर्ड्स। रिसेंटली चंद्रप्रभु नायडू बिकेम द सीएम ऑफ विच स्टेट? ठीक है, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। तो एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी नेशनल प्रेसिडेंट वॉज फोर इन सीएम ऑफ रेजिडुअल आंध्र प्रदेश। सेकंड टाइम इनके लिए हुआ है बाय गवर्नर एस अब्दुल नजीर। ठीक है, ये नायडू का 4th टर्म होगा एज सीएम इन हिज ओवर 4 डिकेड पॉलिटिकल करियर। इन्होंने 2 बार आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्या किया है, सर्व किया है। एंड नाउ ट्वाइस इन रेजिडुअल आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर? कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एवरी ईयर? तो आंसर इज 12 जून। ठीक है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द 12 जून टू फोकस ऑन एंडिंग चाइल्ड लेबर। ठीक है, इनिशिएटेड बाय आईएलओ। किसने इसको इनिशिएट किया? आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। कब? 2002 में, 2002 में। 2024 की जो थीम है दैट्स लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड एंड दी चाइल्ड लेबर, जो कि मार्क करती है 25th एनिवर्सरी ऑफ आईएलओज वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। जो कि चाइल्ड लेबर कन्वेंशन आया था, वर्स्ट फॉर्म चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, उसकी 25th एनिवर्सरी को मार्क करेगा। और उसका थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड द चाइल्ड लेबर। और आईएलओ के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So the next up is sanitary and phytosanitary measures SPS agreement recently seen in news is associated with which organization? ठीक है, जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एग्रीमेंट है ये रिसेंटली न्यूज़ में था एंड किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, इससे रिलेटेड? तो आंसर इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड US रिलेटेड टू पोल्ट्री इम्पोर्ट। ठीक है, कि पोल्ट्री में जो है प्रॉपर यहाँ पे ये सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी मेजर्स का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अभी उस चीज़ को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया है। और ये जो एग्रीमेंट था ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एनफोर्स्ड सिंस January 1, 1995, इट गवर्न्स व्हाट? फूड सेफ्टी, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। यानी कि वाइल इम्पोर्टिंग ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में या इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के दौरान क्या कुछ फूड सेफ्टी मेजर्स का ये जो एनिमल है वाइल इट इज़ एक्सपोर्टेड या वाइल इट इज़ इम्पोर्टेड, क्या इसमें जो प्रॉपर सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, इसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी जाती है वाइल एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग, राइट। सो जो एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है जो कुछ रूल्स एस्टैब्लिश करता है किसके लिए, कुछ मेजर्स को यानी कि हर किसी कंट्री के अपने कुछ मेजर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए दैट दे हैव टू फॉलो टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल या प्लांट हेल्थ को। ठीक है, ओके। पेमा खांडू रिसेंटली बिकेम द सीएम ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? ठीक है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। किस स्टेट के सीएम बने? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, सीएम पेमा खांडू वाज स्worn in for a 3rd consecutive term at the DK State Convention Center in ईटानगर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड दी मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन स्टेट? ठीक है, कौन सी स्टेट ने रिसेंटली स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर इज असम। ठीक है, असम गवर्नमेंट लॉन्च दी मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज, ताकि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके और चाइल्ड मैरिज को एंड किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो स्कीम है ऑफर करती है सपोर्ट अराउंड 10 लाख गर्ल स्टूडेंट्स। जो भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन परस्यू कर रही होती हैं उनको ₹1000 दिया जाएगा मंथली। जो डिग्री कोर्सेज में होंगी उनको ₹1200 एंड जो PG या BEd प्रोग्राम्स में होंगी उनको ₹2500 प्रोवाइड किए जाएंगे मंथली, ताकि उनका जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके और जो चाइल्ड मैरिज है वो एंड हो सके। ठीक है, ओके।
डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली जो न्यूज़ में थी वॉज लॉन्चड अंडर विच इनिशिएटिव, ठीक है। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में थी, इट वॉज लॉन्चड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आंसर इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, ताकि जो भी पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड्स हो, जो भी उनकी प्रेस्क्रिप्शंस हो, उनको डिजिटाइज किया जा सके और अपने जो उनके आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट से उसके साथ उनको लिंक किया जा सके, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको कब लॉन्च किया गया था, ऑन जनवरी 1, 2023, ठीक है। एंड इसका एम क्या है, टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ प्रैक्टिसेस इन इंडिया। कौन कौन सी यहाँ पे एलिजिबल कौन होंगे, दे विल बी हेल्थ फैसिलिटी जो भी हैं, डिजिटल सोल्यूशन जो कंपनीज हैं वो होंगी, विद इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ABHL लिंकर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएटेड। ओके, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG 7? जो SDG 7 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आंसर इज एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। SDG 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 का जो थीम है, का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट्स टू एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अब SDG 7 न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है उसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया, SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, ठीक है। इट रिवील्ड की, देखो SDG के जो गोल्स है, वी हैव टू मीट देम बाय 2030। इनका टारगेट ईयर जो था दैट वाज 2030। जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनका टारगेट ईयर था 2030, ठीक है। अब इसने क्या रिवील किया कि जो SDG 7 है दैट विल नॉट एट ऑल बी कंप्लीटेड, या उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे बाय 2030। तो इनिशिएट कब किया गया था इस रिपोर्ट को, 2018 में, एंड ये हमें बताती है अबाउट SDG 7 प्रोग्रेस, ठीक है। तो SDG 7 का मेन एम है कि हम इंश्योर कर पाए कि एक्सेस हो अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी का सभी के पास, यानी कि हर किसी के पास इस एनर्जी का एक्सेस होना चाहिए, उसके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसके लिए रिलायबल होनी चाहिए और ये सस्टेनेबल होनी चाहिए, कि आज की जनरेशन के लिए भी और जो फ्यूचर की जनरेशन से सबके लिए ये एनर्जी अवेलेबल रहनी चाहिए, ठीक है। द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो रिपोर्ट है, बाय IA, IRENA, अरेना, UNST, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कवर करती है एनर्जी एक्सेस को, एफिशिएंसी को, रिन्यूएबल्स, क्लीन कुकिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें याद रही होंगी, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान से आप इनको याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल